हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 रिलीज्ड एक साइकोलॉजिकल हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द ट्विन। इस गाने की शुरुआत होती है एक एशली नाम की मिडिल एज्ड वुमन को दिखाते हुए जिसका आज जन्मदिन था। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा खास दिन भी उन्हें अकेले ही बिताना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो मैरिड होने के बावजूद अपने हस्बैंड से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरी तरफ नई जगह शिफ्ट करने के कारण आसपास कोई दोस्त भी नहीं था उनका। सभी ने या तो कार्ड भेजा था या फिर गिफ्ट्स या बलून। और रही बात उनकी इकलौती बेटी जोसलिन की, तो वो भी पढ़ाई के चक्कर में घर से दूर थी। उसने भी पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एग्जाम के प्रिपरेशंस में बिजी रहेगी। ऐसे में अकेले बैठे बैठे बहुत ही अपसेट फील कर रही थी एशली, मिस कर रही थी सबको। मगर ठीक तभी उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। हम एक हैंडसम आदमी को देखते हैं, हाथ में एक गुलाब का पौधा लेकर उसके दरवाजे पे खड़े हुए। ये जैक था, एशली का नेक्स्ट डोर नेबर। एशली उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन उसके घर इतने सारे बलून्स, कार्ड्स ये सब डिलीवर होते देख जैक ने आइडिया लगा लिया था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो भी आ गया विश करने। एक्चुअली उसे पता था एशली यहाँ अकेली रहती है, वो खुद भी एक बैचलर है, तो खुद को इंट्रोड्यूस करने का इतना बढ़िया मौका छोड़ना नहीं चाहता था वो। इधर एशली भी उसके इस अप्रोच से काफी इम्प्रेस्ड हुई थी। आखिर कोई तो आया उसे कंपनी देने। मगर उसी वक्त उसे एक और सरप्राइज मिलता है जब वो दरवाजे से अपने बेटी को एंटर करती हुई देखती है। बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है एशली, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली सरप्राइज तो उसे तब मिलता है जब वो जोसलिन की गाड़ी से एक लड़के को भी उतरते हुए देखती है। पता चलता है वो टाइलर है, जोसलिन का बॉयफ्रेंड। अब बंदा दिखने में तो काफी हैंडसम था और वेल बिहेव्ड भी, और उन दोनों को देखकर लग भी रहा था कि वो एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस है। फिर भी एशली न जाने क्यों खुश नहीं हो पाती, स्पेशली जब जोसलिन उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो और टाइलर नेक्स्ट मंथ ही जापान जाने वाले हैं एक कोर्स के लिए। तब तो वो और टेंशन में पड़ जाती है। अब मे बी ये उनका मदरली इंस्टिंक्ट था या फिर अपने ट्रॉमेटिक लव लाइफ के कारण वो अपने बेटी को लेकर प्रोटेक्टिव थी, इसलिए कारण जो भी हो, लेकिन वो तुरंत ही टाइलर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि उसने जो गलती करी थी वही गलती वो अपने बेटी को दोहराने नहीं देगी, अच्छे से जांच पड़ताल करेगी वो। इसीलिए जब उसी दिन सब एक साथ बैठकर एशली का बनाया हुआ खाना एंजॉय कर रहे थे, तो एशली टाइलर से पूछता है उसके परिवार के बारे में। उसका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है। सवाल तो बहुत ही बेसिक था, लेकिन इसे सुनते ही टाइलर का चेहरा कुछ देर के लिए फीका पड़ जाता है, थोड़ा हिचकिचाता है वो, और फिर कहता है उसका कोई नहीं है, बस 1 साल पहले एक फीटल कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया है वो, और शायद इसीलिए इस बारे में बात करने से भी हिचकिचा रहा था बेचारा। अब एशली उसे हर्ट करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बर्ताव से कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा था कि शायद टाइलर अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। शायद वो सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए जोसलिन का यूज कर रहा है, खुद को हील करने के लिए उसका सहारा ले रहा है। शायद ये रिश्ता प्यार से ज्यादा डिपेंडेंस का है, जो कोई अच्छी बात नहीं। वो उस रात अपने बेटी को बहुत समझाती है ताकि वो सोच समझकर आगे बढ़े। भले अभी उसे अपनी माँ की बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच भी हो सकता है। इधर जोसलिन भी उनके कंसर्न्स को भली भांति समझ पा रही थी। उसे पता था उसकी माँ प्यार के मामले में कितनी अनफॉर्चुनेट है। उसके डैड ने कभी उनकी परवाह जो नहीं करी। जोसलिन जब सिर्फ 9 साल की थी तब अचानक ही एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए थे वो। कोई कांटेक्ट नहीं रखा उन्होंने, किसी दूसरे औरत से शादी करके उसी के साथ घर बसा लिया। अभी तो उनके 2 बच्चे भी हैं। जोसलिन और उसके माँ के बारे में शायद उन्हें याद भी नहीं। लेकिन एशली अभी भी अपनी उस गलती की सजा भुगत रही है। अभी भी उन्हें डर लगता है किसी को डेट करने से। सही इंसान की परख जो नहीं कर पाई थी उसने। जोसलिन को पता है एग्जैक्टली इसीलिए वो उसे इतनी बार वार्न करती है, लेकिन वो अपने माँ को अश्योर करती है कि टाइलर सच में अच्छा है। वो जानती है उसे, पहचानती है उसके इनर सेल्फ को। उसके जैसे जेंटल, काइंड, कंपैशनेट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसने आज तक नहीं देखा। कोई सीक्रेट्स नहीं है उनके बीच। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। और रही बात उनके रिश्ते की, तो वो अपने माँ से प्रॉमिस करती है कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। आखिर इतना भरोसा है उसे खुद पर। और वैसे भी अभी उसे खुद से ज्यादा इंटरेस्ट अपने माँ के लाइफ को सुधारने में था। स्पेशली जब उसे पता चला जैक ने उसके माँ को प्रपोज किया है, वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें लिटरली इंसिस्ट करती है जैक के साथ डेट पर जाने के लिए।
अब भले ही जॉसलिन बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एशली फिर भी टेंशन फ्री नहीं हो पाती। आखिर एक इंसान जो खुद भी इमोशनली वल्नरेबल है, वो दूसरे का ख्याल कैसे रख सकता है? आखिर कुछ ना कुछ बैगेज तो रह ही जाता है ना, कहीं उसका असर उनके बेटी पर ना पड़े। इन सब बातों को लेकर वो इतना टेंस्ड फील कर रही थी कि जैक के साथ डेट पर जाके भी दोनों यही सब डिस्कस करने लगे थे। जैक उसका टेंशन समझ पा रहा था, लेकिन इस उम्र में जॉसलिन को कंट्रोल करना या हर वक्त उस पर नजर रखना ये भी तो पॉसिबल नहीं होगा ना सही होगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली उन्हें भी यही लग रहा था कि एशली शायद कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही है। एक पॉइंट पे तो एशली को खुद भी यही लगने लगा था, बस वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। हालांकि उसे इसका जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगले ही सीन में हमें कुछ ऐसा दिखता है जिससे हम समझ जाते हैं कि एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही गेस किया था एशली ने। टायलर के लाइफ में यह सच में अभी भी एक राज है जो इतना भयानक है कि वो उसके साथ साथ जॉसलिन के जिंदगी को भी तबाह करने के लिए काफी है। उस दिन एशली के निकल जाने के बाद हम टायलर को देखते हैं कहीं निकलते हुए। वो जॉसलिन से बस इतना कह जाता है कि वो लंच तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो कहाँ जा रहा है कुछ नहीं बताता। इधर हम उसे देखते हैं एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एंटर करते हुए, जहाँ वो किसी डेरेक से मिलने गया था जो असल में उसका भाई है, वो भी जुड़वा। यहाँ पर हमें उसके परिवार के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलता है, जिसे हम समझ पाते हैं वो उस दिन एशली के सवाल का जवाब देते हुए हिचकिचा क्यों रहा था। हमें पता चलता है 1 साल पहले जिस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी, वो असल में कोई एक्सीडेंट था ही नहीं, बल्कि उसके भाई का करतूत था। उस दिन डेरेक ही कार ड्राइव कर रहा था और एक झगड़े के चलते जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट किया था उसने। उस हादसे में उनके पेरेंट्स तो गुजर गए, मगर डेरेक जान से बच गया। उसे जेल भी नहीं हुआ क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। उसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। फिजिकली रिकवर करने के बाद उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया ताकि वो स्टेबल हो सके और रिकवर करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। मगर यहाँ उसका कंडीशन बेहतर होने की जगह दिन ब दिन और बदतर होती जा रही थी। उसका अग्रेशन, पागलपन कुछ भी कम नहीं हुआ था अभी तक। अभी भी उतना ही जिद्दी है वो, जो चाहिए उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है डेरेक। और तो और टायलर को उसके डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से अपना एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया बना लिया है उसने, जहाँ वो खुद को डेरेक नहीं टायलर समझता है, खुद को उसी नाम से बुलाता है वो, और अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से बार बार यही कहता है कि उन्होंने गलत ट्विन को पकड़ा है, वो डेरेक नहीं है। अब या तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, उसे उसके गिल्ट ट्रैप से निकालने के लिए, या फिर वो कॉन्शियसली नाटक कर रहा है जेल जाने से बचने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे भी पता है उसने जो किया है उसकी सजा या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर उससे भी ज्यादा सीरियस कुछ। अभी तो हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे मैक्सिमम समय ही स्लाइटली सिडेटेड करके रखना पड़ता है ताकि वो अपने इन अजीबोगरीब ख्यालात से बाहर रह पाए, ताकि उसके थॉट्स मिक्सड अप ना हो, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन वो उन मेडिसिन को एक्सेप्ट करे तब ना। यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले कई दिनों से डेरेक अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा। नर्सेस के जाते ही वो उन मेडिसिन को एक पाउच में रख देता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो तो बीमार है ही नहीं, तो क्यों ले दवाई। वो तो बस इंतजार कर रहा है उस दिन का जब वो उस पागल खाने से बाहर निकल सके और वो सब कुछ हासिल कर सके जिनका वो हकदार है, वो जिंदगी जी सके जो अभी टायलर जी रहा है। उसे नफरत है टायलर से, उसके किस्मत से। इधर टायलर को इस सब की भनक तक नहीं थी। वो तो अभी भी हर हफ्ते अपने भाई से मिलने जाता है, उससे वो सब कुछ शेयर करता है जो उसके जिंदगी में चल रहा है, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे। इवन आज भी वो डेरेक को सब कुछ बताता है कि उसने जॉसलिन के माँ एशली से मिला है, अभी वो लोग उनके घर में ही है, कल उनका बर्थडे था, उन्होंने कैसे एंजॉय किया, किसने क्या गिफ्ट दिया, सब कुछ। इवन उनका फोटोज भी दिखाता है वो अपने भाई को। लेकिन बदले में डेरेक ने क्या किया, जैसे ही टायलर ने पीछे मुड़ा, डेरेक झपट पड़ा उस पर, दीवार पे पटक के बेहोश कर दिया उसे और फिर उसके साथ अपना कपड़ा चेंज कर लिया। इसके बाद और क्या, खुद टायलर बन के नर्सेस को बुलाया और असली टायलर को डेरेक बनाकर उनके पास छोड़कर खुद हॉस्पिटल से भाग निकला। बेचारा टायलर। सेंस लौटने के बाद वो नर्सेस को समझाने की बहुत कोशिश करी कि वो सच में टायलर है, लेकिन इतने दिनों से डेरेक भी खुद को टायलर ही बुला रहा था, तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसे अग्रेसिव होते देख उसे सिडेट कर दिया गया। इधर डेरेक तब तक एशली के घर पहुंच चुका था।
टायलर के फ़ोन में उसका और एशली दोनों का ही फ़ोटो, नंबर और एड्रेस सेव था, तो घर ढूंढने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत खुश होता है वो। एग्जैक्टली इसी दिन का तो इंतज़ार था उसे। पता नहीं कितने दिनों से प्लान कर रहा था वो ये सब। तो फाइनली जब वो जॉसलिन के पास जा पहुंचा, अपनी खुशी और छुपा नहीं पाता डेरेक। कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगता है उसके साथ, जो यूजुअली टायलर का नेचर नहीं था। जॉसलिन को अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करती। असली झटका तो उसे तब लगता है जब डेरेक मेयोनीज वाला सैंडविच खा लेता है, जो टायलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तो और जब जॉसलिन जापानीज प्रैक्टिस के लिए फ्लैश कार्ड्स लाने को बोलती है, वो भी डेरेक समझ नहीं पाता। लेकिन दूसरे पल वो बात को घुमा देता है ताकि जॉसलिन को कुछ शक ना हो। ऐसा करके डेरेक जैसे तैसे उसके नजरों से तो बच गया, लेकिन एशली, उसके नजरों से बच पाना इतना आसान भी नहीं था। पहली नजर में ही डेरेक के बॉडी लैंग्वेज पर शक हो जाता है एशली को। वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। उधर उसी शाम जेक का उनके घर में इनविटेशन था, तो जब वो आता है डेरेक दरवाजा खोलता है। जेक तो उसके साथ कैजुअली कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे लगा था वो टायलर से बात कर रहा है जो उसे जानता है, लेकिन डेरेक उसे पहचान ही नहीं पाता। जेक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है शायद बेचारा भूल गया होगा, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहता। उधर डिनर टेबल पे जॉसलिन को भी कुछ इनकंसिस्टेंसीज नजर आता है डेरेक के बिहेवियर में। जब जेक कहता है कि वो कभी एक प्रोफेशनल शूटर हुआ करता था और अभी भी कभी कभी प्रैक्टिस के लिए जाता है, डेरेक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है नेक्स्ट टाइम वो भी उनके साथ जाएगा। उसे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। अब इससे और किसी को तो कोई शक नहीं होता, लेकिन जॉसलिन काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जिस टायलर को जानती है उससे कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट उसने तो आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा। जॉसलिन समझ नहीं पाती आखिर वो अचानक बदल कैसे गया। फिर उसी रात एक और हादसा होता है। सबके सो जाने के बाद डेरेक चोरी छुपे जॉसलिन के कमरे में जाकर फोर्सफुली उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जो टायलर कभी नहीं करता। जॉसलिन तो लिटरली शॉक्ड रह जाती है उसके बर्ताव से। वो समझ ही नहीं पाती आखिर टायलर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो तो कभी इतना अग्रेसिव नहीं था। काश उसे पता होता ये उसका असली टायलर है ही नहीं, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपाया भी तो नहीं जा सकता। फॉर्चुनेटली उसी रात एक ऐसी चीज एशली के हाथ लग जाती है जिससे एक बहुत बड़े राज का खुलासा हो जाता है उसके लिए। डेरेक के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त उसे उसका नेम टैग मिलता है, हॉस्पिटल वाला। फिर जब वो उस नेम से ऑनलाइन सर्च करती है, उसे टायलर के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में डिटेल्स में पता लग जाता है। साथ में ये भी कि उसका एक भाई भी है डेरेक नाम से, जो पिछले 1 साल से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में कैद है। और पुलिस का शक है उस एक्सीडेंट के पीछे असली कल्प्रिट वही है। अब एशली के मन में पहला सवाल यही आता है कि टायलर ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अगर वो जॉसलिन से सच्चा प्यार करता है, उसके साथ अपना फ्यूचर शेयर करना चाहता है, तब तो उसे सब पता होना चाहिए ना। और वैसे भी ये भी सच है कि अगर उन्हें सब पता होता तो शायद इतनी बड़ी गड़बड़ होती ही नहीं, वो लोग पहले से ही अलर्ट हो पाते। बट फॉर नाउ एशली को जो सही लगता है वो वही करती है। सबसे पहले तो वो जाती है डेरेक से बात करने, लेकिन उसे सोते देख वो डिस्टर्ब नहीं करती। उल्टा उसके कपड़े रखते वक्त डेरेक के ड्रॉयर में उसे दवाई का एक पाउच मिलता है, जो डेरेक ने ही वहां छुपाया था। उसे एशली अपने पास रख लेती है। आखिर उसे भी तो पता चले ये किस बीमारी की दवाई है और डेरेक ने उसे ऐसे ड्रॉयर में क्यों छुपाया है। फिर वो जाती है अपने बेटी के पास, उसे सब कुछ बताती है और वो न्यूज आर्टिकल भी दिखाती है। साथ में इसी वक्त उस हॉस्पिटल में जाने की जिद भी करती है, लेकिन जॉसलिन राजी नहीं होती। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टायलर उससे कुछ छुपा सकता है। तो वो सबसे पहले उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी, उसके मुंह से जानना चाहती थी सब। मगर एशली और इंतजार नहीं कर पाती। वो उसी दिन उस हॉस्पिटल में जा पहुंचती है डेरेक वेल्स से मिलने, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ उसे टायलर का ट्विन मिलेगा। अब फर्स्टली वो तो ये जानकर चौंक जाती है कि डेरेक और टायलर हमशक्ल है। फाइनली जब टायलर उसे वहां से बाहर निकालने की गुजारिश करता है और कहता है उनके घर में जो है वो टायलर नहीं डेरेक है, ये सुनकर तो एशली का दिमाग ही घूम जाता है। वो हॉस्पिटल ऑफिशियल से बात करती है, लेकिन वो लोग उल्टा उसे यही समझाते हैं कि ये डेरेक ही है। वो पिछले कई दिनों से खुद को टायलर बुला रहा है और वैसे भी वो उसका कोई रिलेटिव है नहीं, तो उनके कहने पर उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। एशली उन्हें बहुत समझाती है कि ये अगर टायलर नहीं है तो वो उन्हें पहचान कैसे पाया, उनका नाम कैसे पता होगा डेरेक को, और उन्हें अपने घर में जो टैग मिला है और मेडिसिन वाला पाउच, वो भी तो इसी तरफ इशारा कर रहा है ना कि उनके घर में जो है वो डेरेक है।
बट अनफॉर्चुनेटली बहुत समझाने के बाद भी हॉस्पिटल वाले नहीं मानते, उल्टा उससे और कंफ्यूज कर देते हैं, ये कहकर कि डेरेक असल में क्रिमिनल है, वो ये सब कुछ कर रहा है पुलिस से बचने के लिए, उन्हें उनके झांसे में नहीं फंसना। एक्चुअली ये सब डेरेक के प्री प्लानिंग का नतीजा है। उसने पहले से ही ये सब कुछ एंटिसिपेट किया था और उसी हिसाब से तैयारी भी करी थी। अभी उसके कारण ही कोई बेचारे टायलर के बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था, सिवाय एशली के। उसे टायलर की आंखों में सच्चाई नजर आई थी, तभी तो शायद उस नर्स के 1000 बार समझाने के बावजूद उसके दिल से शक नहीं जाता। लेकिन वो अपने बेटी से कुछ डिस्कस कर सके या उसे कुछ समझा सके उससे पहले ही डेरेक उसका ब्रेन वॉश कर देता है। एक्चुअली उसे खुद से कुछ कहना ही नहीं पड़ता, जोसलिन खुद ही अज्यूम कर लेती है कि टायलर ने शायद उसे इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि शायद उसे अपने भाई को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती होगी। अब टायलर ने क्यों कुछ नहीं बताया, उसका असली रीजन तो डेरेक को भी पता नहीं था, तो वो जोसलिन के बात पर ही हाँ भर देता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके ऐसा प्रिटेंड करता है एज इफ उसने इस रिश्ते को बचाने के खातिर इस बात को छुपाया है। इससे होता ही है कि जोसलिन उसी के सपोर्ट में आ जाती है और जब उसकी माँ उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, वो उल्टा उन्हें ही गलत समझ बैठती है। लेकिन एशली भी हार नहीं मानती, कहीं ना कहीं उनका मन कह रहा था कि ये बंदा टायलर नहीं डेरेक ही है, तो वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसा कल किसका बर्थडे था, उनके नेबर का नाम क्या है, किसने क्या गिफ्ट दिया, वगैरह वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हॉस्पिटल में टायलर ने उससे सब कुछ शेयर किया था, तो डेरेक को भी इन सब के बारे में पता था। वो स्मार्टली सब कुछ आंसर करता है, जिससे फिर से एशली ही फॉल्स पोजीशन में पड़ जाती है। जोसलिन को लगने लगता है कि उसकी माँ ही ओवर रिएक्ट कर रही है उसके और टायलर के रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो काफी नाराज हो जाती है वो अपने माँ पर। लेकिन एशली भी काफी स्मार्ट थी, वो डेरेक पर नजर रखना बंद नहीं करती और उसके आज के एटीट्यूड से तो उसका शक दुगना हो चुका था। बहुत ही रूड, एरोगेंट और अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था डेरेक, जो टायलर के कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और तो और एशली के पास डेरेक का जो पाउच ऑफ मेडिसिन था वो भी कहीं गायब हो चुका था। अभी उसकी जगह किसी ने एस्पिरिन रख दिया था, वो भी डिफरेंट पाउच में। ये डेरेक के सिवा और कौन कर सकता है? क्या ये भी उसके ओवर थिंकिंग का नतीजा है? ऑन द सेम डे उधर हॉस्पिटल में एक हादसा होता है। टायलर को एक पेशेंट से पता चलता है उसका भाई जोसलिन को लेकर ऑब्सेस्ड था। वो हमेशा उसी के बारे में बातें करता रहता था एज इफ जोसलिन उसकी गर्लफ्रेंड हो। मतलब टायलर उसे अपने जिंदगी के बारे में जो जो किस्सा बताता था वो सब कुछ डेरेक अपने लाइफ में इमेजिन कर लेता था। यही से तो उसने अपना इमेजिनरी दुनिया बनाया था। टायलर को उसी सेम पेशेंट से एक और मदद मिलती है। वो टायलर को एक फोन के बारे में बताता है जो नर्सेस के यूज के लिए था। तो टायलर और इंतजार नहीं करता, भागता है उस तरफ और सक्सेसफुली कॉल भी कर पाता है जोसलिन को। लेकिन उसका फोन ऑफ था तो टायलर उससे बात नहीं कर पाता, सिर्फ एक मैसेज छोड़ता है कि टायलर वो है और वो स्टैफर्ड हॉस्पिटल में कैद है। अगर जोसलिन जितनी जल्दी हो सके वहां आ सके तो उसे आजाद कर पाएगी। अनफॉर्चुनेटली उसका ये मैसेज जोसलिन तक पहुंचता तो है, लेकिन साथ ही साथ डेरेक तक भी, जो बहुत ही आसानी से कह देता है कि ये डेरेक का काम है। वो अभी डेस्परेटली खुद को टायलर साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा से ही उससे जलता था डेरेक, अभी वो फीलिंग हेट्रेट में बदल चुका है। उसके लास्ट टाइम विजिट के वक्त उसने जोसलिन का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में दे रखा था, क्योंकि वो बहुत जल्द उसे डेरेक के बारे में बताने वाला था। शायद उसे वहीं से नंबर मिला होगा। अब डेरेक इतने अच्छे से इस पूरी कहानी को बताता है कि जोसलिन के मन में और कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन इससे असली टायलर का सफरिंग और लंबा हो जाता है। काउंसलिंग के दौरान वो हर बार डॉक्टर रूबिन को अपनी असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान एक और शॉकिंग फैक्ट पता चलता है हमें कि उस एक्सीडेंट के रात गाड़ी में डेरेक और उसके पेरेंट्स के अलावा भी एक और लड़की थी, मैगी नाम से, जो कि डेरेक की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन डेरेक को शक था वो उस पर चीट कर रही है। उसे लगता था मैगी उससे ज्यादा टायलर को पसंद करती है और छुप छुप के उससे कांटेक्ट भी रखती है, जो कि सरासर झूठ था। वो लोग बस दोस्त थे, लेकिन वो डेरेक को कौन समझाए। उस रात उनका झगड़ा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। डेरेक ड्राइव करते वक्त भी पागलों जैसे बर्ताव करने लगा था एंड फाइनली मैगी से बदला लेने के चक्कर में, उसे पनिश करने के चक्कर में उसने डेलिबरेटली गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। उसे नफरत है लड़कियों से, उन्हें तकलीफ देकर मजा आता है उसे। अब ये कोई नॉर्मल थॉट तो नहीं ना। डॉक्टर रूबिन मेनली डेरेक के इन्हीं थॉट्स को लेकर ज्यादा कंसर्न्ड थे, मगर टायलर
उससे तो इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज ये सब सुनकर उसे जॉसलिन को लेकर और ज्यादा टेंशन होने लगा था। वो समझ चुका था डेरेक उससे भी उतना ही नफरत करता है जितना वो मैगी से करता था, और उसका बदला वो जॉसलिन से जरूर लेगा। एज द रिजल्ट टायलर दिन ब दिन डेस्परेट होने लगा था यहाँ से निकलने के लिए, जिसके चलते कई दफा उसने भागने की कोशिश भी करी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उल्टा उसे शांत करने के लिए बेचारे का सेडेटिव का डोज दुगना कर दिया गया। इधर घर में अगले दिन जॉसलिन और टायलर के वापस जाने की बात हुई थी। उनका क्लास था, लेकिन डेरेक को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं थी। वो उल्टा जैक के साथ राइफल शूटिंग के लिए जाने की जिद करता है। उसके जिद देखकर जॉसलिन भी हैरान हो जाती है। टायलर ने इससे पहले कभी बच्चों जैसी जिद नहीं करी थी, और क्लासेस बंक करना तो दूर की बात है। फिर भी जॉसलिन मना नहीं करती, जिससे शूटिंग के वक्त हमें डेरेक का एक और ही रूप देखने मिलता है। हम देखते हैं प्रैक्टिस करते वक्त एक अजीब ही खुशी झलक रही है उसके आंखों में। बहुत ही एक्साइटिंगली एक के बाद एक टारगेट हिट कर रहा था डेरेक, लेकिन सिर्फ कैंस हिट करके ही रुकता नहीं वो। एक पॉइंट पे तो वो जैक को भी टारगेट बनाता है, बट फॉर्चुनेटली उससे वो शूट नहीं करता। बदले में शूट करता है एक पंछी को, मार डालता है उस नन्ही सी जान को, जिसे देखकर ऑब्वियसली जैक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। बहुत नाराज हो जाता है वो और अपना राइफल लेकर वहां से निकल जाता है। मगर इससे डेरेक पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो उल्टा खुशी से उछलने लगता है, एज इफ कुछ बहुत ही बड़ा कांड किया हो उसने। इधर जब वो घर वापस जाता है तो देखता है जॉसलिन कॉलेज वापस जाने की तैयारी कर रही है, पर इस बार भी जाने से मना कर देता है डेरेक, जिससे जॉसलिन बहुत गुस्सा हो जाती है। आखिर उसके कारण और कितने क्लासेस मिस करे। फाइनली उसे नाराज होते देख डेरेक को राजी होना ही पड़ता है, लेकिन जॉसलिन समझ नहीं पाती ये उसका एक ट्रैप है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हम डेरेक को गाड़ी में रस्सी और एक लंबा सा कुछ रखते हुए देखते हैं, साथ में वो जॉसलिन के कोल्ड ड्रिंक में सेडेटिव भी मिलाता है। तभी हम देखते हैं वो मेडिसिन पाउच जो एशली ढूंढ रही थी वो तो डेरेक के पास है। मतलब एशली का शक बिल्कुल सही था, उसे ने चुराया था उसे। इस सबसे अनजान जॉसलिन अभी भी डेरेक पर भरोसा करती थी, तो वो खुशी खुशी उसके साथ रवाना हो जाती है। एशली भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि ऑलरेडी डेरेक को लेकर उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका था, और उनके पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिससे वो कुछ प्रूफ कर सके। उधर एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में उसी दिन बाय चांस टायलर को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। बातों बातों में उसे याद आता है डेरेक के शरीर पर एक बर्थ मार्क है जो उसके शरीर में नहीं है, और इस हॉस्पिटल में दाखिल करते वक्त ऐसे मार्क्स को नोट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसका मतलब इससे टायलर खुद को साबित कर सकता है। वो देर नहीं करता, वो उसी वक्त डॉक्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, एंड एज द रिजल्ट फाइनली डॉक्टर्स को उस पर यकीन हो जाता है। उसे रिलीज कर दिया जाता है। इवन घर पहुंचने के लिए एक कार भी दिया जाता है। लेकिन टायलर को अब खुद से ज्यादा जॉसलिन को लेकर टेंशन होने लगा था, तो वो उसी वक्त एशली को कॉल करता है और कहता है जॉसलिन पर नजर रखने के लिए वो कुछ ही देर में घर पहुंच रहा है। लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। जॉसलिन निकल चुकी थी और वो डेरेक का दिया हुआ ड्रिंक पीकर बेहोश भी हो चुकी थी। तो जब एशली उसे कॉल करती है वो कॉल रिसीव ही नहीं कर पाती। उधर तब तक टायलर भी निकल चुका था। जॉसलिन कॉल रिसीव नहीं कर रही है देखकर वो फाइनली ड्राइवर के फोन से अपने ही नंबर पे कॉल करता है, क्योंकि उसे पता था उसका फोन जरूर डेरेक के पास होगा। डेरेक कॉल रिसीव करता है और टायलर उसे समझाने की बहुत कोशिश भी करता है कि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो वो भागना बंद करे और सरेंडर कर दे। लेकिन डेरेक राजी नहीं होता, कहता है अभी वो जॉसलिन को लेकर उसी जगह जाएगा जहां वो हमेशा से जाना चाहता है। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी, और अगर उसने फिर से उसे डिस्टर्ब करी तो जॉसलिन की हालत भी मैगी जैसी होगी। इतना कहकर कॉल कट कर देता है डेरेक। इधर टायलर भी समझ नहीं पाता वो जॉसलिन को आखिर कहाँ ले जा रहा है। फाइनली बहुत सोच विचार करके अचानक ही उसे याद आता है उनके फैमिली कैबिन के बारे में। हो ना हो डेरेक वहीं जा रहा है, तो टायलर उसी वक्त एशली को कॉल करके उस कैबिन का ठिकाना दे देता है और उन्हें वहीं पर जाने के लिए कहता है। इधर खुद एशली भी अभी तक चुप नहीं बैठी थी, स्पेशली जब उसे जैक से पता चला था कि उसके राइफल गायब है, तब तो उसे और टेंशन होने लगा था। वो पुलिस के भरोसे और देर नहीं करना चाहती थी। लकीली ठीक इसी समय उसे एक जीपीएस ऐप की याद आ जाती है जो उसने जॉसलिन के हाई स्कूल में पढ़ते वक्त उस पर नजर रखने के लिए उसके फोन में इंस्टॉल किया था।
इतने दिनों बाद उसे फिर से एक बार यूज करती है एशली और थैंकफुली उसे जॉसलिन का लोकेशन भी मिल जाता है जो टाइलर के दिया गया एड्रेस की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। एशली और जैक उसी वक्त निकल पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक उसे ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जॉसलिन का होश लौटते ही जैसे ही वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, डेरेक उसे उसका फोन छीनकर बीच रास्ते पर ही फेंक देता है, जिससे वो ट्रैकर भी वहीं पर रुक जाता है। उधर कुछ ही देर में हम डेरेक को उनके कैबिन तक पहुंचते हुए देखते हैं और वो जैसे ही गाड़ी रोकता है, जॉसलिन गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करती है, उस पर हमला करके उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा हाथापाई के चक्कर में वो खुद ही बेहोश हो जाती है, जिसका फायदा लेकर डेरेक उसे बिस्तर से बांध देता है। और इसके बाद शुरू होता है उसका असली नाटक। उसे पता था टाइलर जॉसलिन को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और उसने जरूर हॉस्पिटल वाले कपड़े पहने होंगे, तो वो खुद अपना कपड़ा चेंज कर लेता है, एक शर्ट पहन लेता है ताकि वो टाइलर की तरह दिखे। वो बेसिकली जॉसलिन को कंफ्यूज करना चाहता था और इनिशियली वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी होता है। जैसे ही टाइलर आता है वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। टाइलर की एक नहीं सुनता वो। तब तक एशली और जैक भी वहां पहुंच चुका था क्योंकि लास्ट लोकेशन से इस कैबिन की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैक के पास गन भी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था किसके तरफ पॉइंट करे। डेरेक के झांसे में आकर वो भी टाइलर को ही डायरेक्ट समझ रहा था। फॉर्चुनेटली तब जॉसलिन का होश लौट आता है और टाइलर जापानीज में उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो डेरेक समझ नहीं पाता। इससे एट लास्ट सारे कंफ्यूजन का अंत हो जाता है और सभी को समझ आ जाता है डेरेक कौन है। लेकिन इस पॉइंट पे भी डेरेक हार नहीं मानता। वो उन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एशली के प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्विक एक्शन के कारण वो नहीं हो पाता। पुलिस के आते ही उसे उनके हवाले कर दिया जाता है और फाइनली सभी चैन की सांस ले पाते हैं। आखिरकार एशली के कारण ही सभी सही सलामत घर लौट पाते हैं। अगर वो अपने बेटी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव नहीं होती, ना उसके फोन में वो ऐप इंस्टॉल करती, तब तो वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती ना वो अपने बेटी को बचा पाती, ना टाइलर को। पता नहीं टाइलर अकेले कब तक डेरेक से लड़ पाता। खैर, अंत भला तो सब भला। एट द एंड हम पूरे 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जब जॉसलिन और टाइलर जापान में जा चुके थे। एशली को और कोई फिक्र नहीं था अपने बेटी को लेकर। उन्हें यकीन था टाइलर उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। इधर जॉसलिन को भी अपने माँ को लेकर टेंशन करने की और कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जैक था उनके साथ। फाइनली सभी खुश थे और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।